एचपीवी, इसके बारे में आपने सुना होगा, लेकिन ये क्या मेल्स को भी लगाना चाहिए? क्या सिर्फ फीमेल्स के लिए ही होता है? एक ऐसी वैक्सीन जिसको पिछले कुछ सालों से प्रमोट करना शुरू किया है, कई सारी संस्थाएं लगाने के लिए, इसके लिए बोलती हैं कि लगाना चाहिए। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कहते हैं कि एचपीवी वैक्सीन लगानी चाहिए, बट इसकी फुल इंफॉर्मेशन शायद आपको कभी नहीं मिली होगी। लेकिन इस पूरी वीडियो में, इस पूरे पॉडकास्ट में आपको बहुत कुछ पता लगेगा एचपीवी वैक्सीन के बारे में। आज हमारे साथ हैं मंगलम प्लस मेडिसिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर कनिका चौधरी, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार एवरीबॉडी। सबसे पहले मैम आपसे जानना चाहूंगा कि एचपीवी वैक्सीन के बारे में हमें बताइएगा। एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है जो कि अराउंड 200 स्ट्रेन्स रहते हैं और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। ये फीमेल्स के अंदर सर्वाइकल कैंसर, वजाइनल कैंसर, वल्वल कैंसर, एनल कैंसर कॉज करते हैं और मेल्स के अंदर पेनाइल कैंसर एंड एनल कैंसर कॉज करते हैं इनके कुछ कुछ स्ट्रेन्स। एंड कुछ स्ट्रेन्स जो होते हैं वो जेनाइटल वॉट्स जो होते हैं, जो अगली लुकिंग बम्प्स हो जाते हैं, वो कॉज करते हैं। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास में वैक्सीन होती है जो हम एक स्टेज पे इनको लगा दें पहले ही लोगों को, तो ये आगे इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। ओके मैम, किस एज ग्रुप को आप रिकमेंड करते हैं कि लगा लेनी चाहिए? 9 to 26 की एज ग्रुप में ये रिकमेंडेड है फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, जिसमें 9 to 14 की एज ग्रुप में वी हैव 2 डोज शेड्यूल, 0 and 2 months। फर्स्ट डोज लगाने के 2 महीने बाद में सेकेंड डोज लगता है। ओके 15 to 26 की एज ग्रुप में 3 डोजेज रिकमेंडेड है, 0, 2 and 6। फर्स्ट डोज के बाद सेकेंड मंथ 2 महीने बाद में उसका सेकेंड डोज लगेगा एंड फर्स्ट डोज के 6 months बाद उसका थर्ड डोज लगेगा। ओके एंड जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल लोग होते हैं, जैसे कि एचआईवी इन्फेक्टेड होते हैं, ऑफ ऑल द एज ग्रुप्स, उनके लिए 3 डोजेस का रिकमेंडेशन है। ओके बियॉन्ड 26 अप टिल द एज ऑफ 45 भी रिकमेंडेशन अब आ गया है, बट उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना पड़ेगा कि क्या वो कितना इफेक्टिव रहेगा, कौन सी वैक्सीन इफेक्टिव रहेगी, वो आफ्टर कंसल्टेशन इट इज रिकमेंडेड। ओके मैम, अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रही थी कि ये मेल्स को भी लगानी जरूरी है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल, ये मेल्स को भी लगानी इक्वली ज़रूरी है, बिकॉज़ जैसे मैंने पहले बताया कि काफ़ी स्ट्रेन्स जो हैं वो मेल में भी कैंसर कॉज़ करते हैं एंड इवन वॉट्स कॉज़ करते हैं। तो उनके प्रिवेंशन के लिए भी ये रहता है एंड प्लस मेल्स के लिए इम्पोर्टेंट मैं ज़्यादा इसलिए मानना चाह रही हूँ कि फीमेल्स में तो प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग मेजर्स आ चुके हैं जैसे पैप स्मीयर वगैरह। मेल्स के लिए हमारे पास में इन कैंसर्स के कोई स्क्रीनिंग मेजर्स नहीं है। तो अगर वो पहले से ही वैक्सीन से प्रोटेक्टेड रहेंगे तो फिर उनके पास में एक इम्यूनिटी डेवलप होगी। प्लस सेकेंडली मेल्स टेंड टू ट्रांसफर दीज स्ट्रेन्स टू फीमेल, सो हम उनको भी जब तक कवर नहीं करेंगे तो हम कंप्लीटली जो हमारा मोटो है इरेडिकेट करने का, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ओके मैम, ये कितनी तरीके की वैक्सीन होती हैं? 4 तरीके की वैक्सीन है अवेलेबल है मार्केट में। वन है सर्वरिक्स, जिसके अंदर 2 स्ट्रेन्स ये कवर करती है, 16 एंड 18 कैंसर कॉजिंग स्ट्रेन्स। देन देयर इज गार्डासिल एंड गार्डासिल 9। गार्डासिल जो है वो 4 स्ट्रेन्स का प्रिवेंट करवाती है, 6, 11, 16 एंड 18। एंड जो गार्डासिल 9 है वो 9 तरीके के स्ट्रेन्स प्रिवेंट करवाती है। ओके तो कॉस्ट में भी उनमें डिफरेंसेस हैं। एंड एक और अब इंडिया ने भी अपना भारत सीरम इंस्टीट्यूट ने लेके आ गया है सर्वावैक, जो कि 4 स्ट्रेन्स को कवर करती है। ओके ओके तो मैम आप क्या रिकमेंड करेंगी जिसके अंदर ज्यादा स्ट्रेन्स कवर होते हैं? डेफिनेटली वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, बट वी हैव टू सी द अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑल्सो। तो हम ये चारों इनका पेशेंट्स को हम बता देते हैं, जो भी हमारे पास में आते हैं एडवाइस के लिए। ये वन इन अ लाइफ टाइम है? वन इन अ लाइफ टाइम। ओके ओके अगर इसकी मैक्सिमम मिनिमम कॉस्ट जानना चाहें तो? जो अपनी इंडियन मेड है सर्वावैक, दैट इज अराउंड 12 to 1400 पर वैक्सीन। ओके एंड सर्वरिक्स अब तो मार्केट में भी अब कम आने लग गई है, बिकॉज सिर्फ 2 ही स्ट्रेन कवर कर रही है, बट इसकी कॉस्टिंग अराउंड 2500 की थी। ओके अब गार्डासिल 4 इज अराउंड 4000 एंड गार्डासिल 9 इज 10,000 पर वैक्सीन। 10,000 इट्स अ लमसम अप्रोक्सीमेट। इनमें से कौन सी आपको लगता है सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रही? सबसे ज्यादा बेनिफिशियल डेफिनेटली गार्डासिल 9 है, बिकॉज इट इज कवरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रेन्स, 9 स्ट्रेन्स कवर कर रही है। बट एज आई सेड, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी एक ही बीच में इशू फैक्टर आ जाता है फॉर
patient receiving these vaccine. ओके मैम, जब हम किसी भी वैक्सीन के बारे में बात करते हैं तो हम उसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, Yes. तो प्लीज वो थोड़ा सा हमें बताएं। uh, एकदम इंडिविजुअल पर से वैक्सीन्स का कोई इसका हमने साइड इफेक्ट नहीं देखा है। जो एक जनरल साइड इफेक्ट्स होते हैं जो किसी भी वैक्सीन से हो सकते हैं, जैसे कि पेन एट द साइड ऑफ इंजेक्शन, थोड़ा वहाँ पे रेडनेस होना, थोड़ा स्वेलिंग होना, कॉमन एक है। ये कॉमन रहता है। बाकी एक इंडिविजुअल के इस वैक्सीन से किसी को साइड इफेक्ट हो जाएगा वो अभी तक हमने देखा नहीं है। ग्रेट। बट येस, जो लोग ईस्ट से एलर्जिक हैं या फिर किसी ने ये वैक्सीन लगाया है और उसको काफी हाइपर एलर्जी सिम्टम्स आ गए हैं, वो ये लोग नहीं लगा सकते हैं। मतलब ओके दैट इज द ओनली कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर दीज वैक्सीन्स। ओके ओके मैम, इसके मिथ्स और कंसेप्शंस के बारे में भी हमें थोड़ा सा कुछ बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और वो एक ऑथेंटिक पर्सन से इसकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो आपसे जानने बनेगा कि प्लीज हमें बताएं, गाइड करें। सी हमने काफ़ी मिसकंसेप्शंस देखे हैं इस वैक्सीन्स को लेके। सबसे पहला मिसकंसेप्शन तो ये होता है कि हमें क्यों लगवाना है, हमें तो राइट। ये सब नहीं हो सकता है। हाँ हाँ। तो सबसे पहले तो ये लोगों को अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा कि ये हमें नहीं हो सकता है, ये किसी को भी हो सकता है। बिकॉज दिस इज लिंक्ड टू आई थिंक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो उनको लगता है कि ये हमारी सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस चल रही है तो हमें नहीं हो सकता। यस, रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, बट दैट डजंट मीन कि आपको नहीं हो सकता है। सेकेंड मिसकंसेप्शन ये है कि ये बॉयज को नहीं लगाना होता है, जबकि बॉयज को भी ये इक्वली रिकमेंडेड है। एंड एज आई सेड अर्लियर, बॉयज के तो स्क्रीनिंग टेस्ट भी नहीं है, सो उनको तो लगवाना चाहिए। फिर थर्ड ये होता है कि इसके लगाने से कोई जरूरी नहीं है कि कैंसर होगा ही होगा या नहीं होगा ही होगा। तो ये हम बात की बात हम एकदम श्योरिटी से नहीं बोल सकते, बट हमें आज ही से स्टार्ट करना पड़ेगा। जब तक हम, जैसे हमने पोलियो इरेडिकेट कर दिया है, वैसे ही हम ये मैक्सिमम कवरेज जब तक हम पॉपुलेशन में नहीं देंगे तब तक वी कैन नॉट अचीव दैट सर्वाइकल कैंसर इरेडिकेट हो गया, बिकॉज दिस इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया अमंग्स ओके विमेन। ओके मैम, अगर हम वर्ल्ड डेटा की बात करें, आप लोग उनसे ज़्यादा रूबरू रहते हैं, अपडेट भी रहते हैं, हर महीने आपको पता भी लगते रहते होंगे, तो एचपीवी के जो केसेस हैं वो कितने इंडिया में बढ़ रहे हैं? सर्वाइकल कैंसर एज आई सेड इंडिया में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है विमेन में, ओके आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर। ओके। तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, और बिकॉज ये कैंसर प्रिवेंटेबल है, इजीली ट्रीटेबल है, और हम इसको कैंसर अपने बॉडी में आए ही नहीं उससे पहले ही प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास में इतना सिंपल मेथड है, सिर्फ एक वैक्सीन। राइट। तो हमें चाहिए कि काफ़ी सारे जितने भी मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो इसको लगाए और ये इम्यूनिटी बढ़ाए। ओके मैम, जैसे कि आपने कहा कि लोग थोड़े सीरियस नहीं हैं इस वैक्सीन को लेकर, क्योंकि ये टर्म शायद इंडिया वालों के लिए पिछले 2-3 साल से ही सुनने में आया है, सर्वाइकल कैंसर के बारे में हम सुन रहे हैं, लेकिन आपने जो डेटा बताया कि हम विश्व में उन देशों में आते हैं जहां सर्वाइकल कैंसर ब्रेस्ट कैंसर से पहले आता है, दूसरे नंबर पे, मतलब ब्रेस्ट पहले कैंसर टॉप के 3 बाद में ही आ रहा है टॉप कैंसर 3 प्रिवेंशन। में जो कैंसर आते हैं उनमें सर्वाइकल कैंसर आता है, और इसके लिए वैक्सीन लगानी बहुत ज्यादा आवश्यक है। आपको क्या लगता है कि मैम किस तरीके से इसको स्प्रेड किया जाए, इस काफी अवेयरनेस को? अवेयरनेस प्रोग्राम सब स्टार्ट हो गए हैं। हम्म लोग इस चीज के लिए अब अवेयर हो रहे हैं। हम्म हम स्क्रीनिंग टेस्ट के साथ में वैक्सीन लगवाने के लिए भी ड्राइव स्टार्ट हो गई है। ओके जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इनिशिएटिव ले लिया है कि वो दे आर प्लानिंग कि सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन को नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में डाल दें। अभी आया नहीं है, बट उन्होंने प्रपोज कर दिया गया है। काफी स्टेट्स में, जैसे साउथ में तमिलनाडु कर्नाटका की बात करें, वहाँ पे वो इंडिविजुअली ही वैक्सीन ड्राइव प्रोग्राम्स स्टार्ट हो चुके हैं ओके। टू केटर 9 to 14 की एज ग्रुप में ही अगर हम पॉपुलेशन को टारगेट कर लेंगे ये तो फिर स्टेट वो लेवल पर हमारा, है? ये स्टेट लेवल पे चल रहा है। ओके, तो राजस्थान में भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरे स्टेट अवेयर हैं तो फिर हम क्यों नहीं है? बाकी आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, जो माँ एफएम पर सुन रहे हैं? कोई भी हो सकता है वो, एक पिता हो सकता है, माँ हो सकती है, बेटा हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस वैक्सीन को लेके वो थोड़ा सीरियसली बात करें। अगर उनको एडवाइस लेनी है वो अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं, इस वैक्सीन के बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हैं, और अपने बच्चों को जो भी घर में फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, उन इस एज ग्रुप के अंदर रहते हैं, स्पेशली 9 to 26 की एज ग्रुप के अंदर,
तो उनको ये वैक्सीन लगाने के लिए प्रमोट करें, उनको थोड़ा प्रोत्साहन दें कि ये वैक्सीन्स लगाएं। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर कनिका चौधरी। मैम, आपने अपने एक्सपीरियंस से और एचपीवी के बारे में जो बताया है वो काफी अलग है। बाकी आप सब लोग इस चीज को सीरियस लें, अपने घर में बात करें इसके बारे में, जाने। जानकारी तो आपको इस पूरी वीडियो में और इस पूरे ऑडियो में आपको मिल ही गई होगी कि क्यों ये जरूरी है। तो ये ज्ञान दूसरों को देने से पहले शुरुआत अपने घर से कीजिएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मंगलम प्लस मेडिसिटी हॉस्पिटल का भी मैं यहाँ पर तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाई। थैंक यू सो मच हमारे साथ स्टूडियो बनने के लिए। थैंक यू सो मच।